हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं वो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट से रिलेटेड है। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट से हमने क्लासरूम में बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे, बट कभी कभी एक परफेक्ट पैरेलल सर्किट भी आपको मिल जाता। तो उस परफेक्ट पैरेलल सर्किट को हमें कैसे लाइमलाइट में लेना है, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कि इक्वालिटी फैक्टर और बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हमें कैसे अप्रोच लेना है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में ये साफ मेंशन है कि आपको एक परफेक्ट पैरेलल सर्किट दिया हुआ है। परफेक्ट पैरेलल सर्किट का मतलब क्या हो गया कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों एक दूसरे के पैरेलल। क्लियर? ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो आपको आई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, यानी नेट करंट आपको दिया हुआ है 3.6 एंगल 0 मिली एम्पियर। क्लियर? आर की वैल्यू दी गई है 500 ओम। क्लियर? सी की वैल्यू है 0.4 माइक्रोफैरेड। क्लियर? और एल की वैल्यू है 16 मिली हेनरी। क्लियर? तो थोड़ा सा सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पैरेलल, ऐसे परफेक्ट पैरेलल सर्किट में, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है, आपका एक कॉइल होता है। क्लियर? अगर हम प्रैक्टिकल सर्किट की बात करें तो जनरली जो हम पैरेलल रेजोनेंस पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, एक कॉइल होता है, ये आपका कॉइल हो गया, और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर या कंडेंसर हम लगा लेते हैं और इसे हम एज अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे एक एक आइडियल बेसिस पे एक परफेक्ट पैरेलल सर्किट है। क्लियर? अब हमें इसमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये देखना है। क्लियर? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको वोल्टेज गिवन नहीं है। क्लियर? आपको करंट गिवन है। क्लियर? वोल्टेज वी के टर्म में दिया हुआ है, आई आर करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू आई एल करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर कॉइल के थ्रू। क्लियर? ठीक है, तो पहला अगर पार्ट देखें हम, तो पहले पार्ट में ही पूछा है कि व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? डिटरमाइन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड एंड हर्ट्ज फॉर द टैंक सर्किट। कभी भी अगर L और C ये दो एलिमेंट एक दूसरे के पैरेलल हों तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ टैंक सर्किट। क्लियर? तो उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। फिलहाल इस क्वेश्चन का अप्रोच देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हमें करना होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है। रेजोनेंस का कंडीशन का सिंपल, अगर मैथमेटिकल अप्रोच की बात करें तो अगर हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं या इक्विवेलेंट एडमिटेंस के टर्म में अगर बातें करें, तो उस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस में आपका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब क्या हो गया, इम्पीडेंस का जो नेचर है वो प्योर रजिस्टिव हो गया। प्योर रजिस्टिव का मतलब कॉस फाई की वैल्यू यूनिटी हो गई, और यही आपका रेजोनेंस का कंडीशन होता है। सीरीज सर्किट अलग है। सीरीज सर्किट में आपने ध्यान दिया होगा कि वोल्टेज डिवाइड होता है, लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, आपका करंट डिवाइड होता है। वोल्टेज फिक्स रहता है और करंट आपका डिवाइड होता है। जब करंट डिवाइड होता है तो हमें सारे पैरामीटर करंट के टर्म में ही एज्यूम करने होते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर? अगर हम इस सर्किट की बात करें, अगर आप इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालेंगे, चूंकि ये पैरेलल सर्किट है, तो 1/Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/JXL। क्लियर? प्लस 1/-JXC। क्लियर? अगर हम इसको स्टेडी स्टेट डोमेन में चेंज कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं सर्किट को, ये आपका -JXC हो गया और ये आपका JXL हो गया। वेयर XL की वैल्यू क्या होगी, XL इक्वल टू ω/L एंड XC इक्वल टू 1/ωc। ये हमने पढ़ रखा। क्लियर? अगेन हमें यहाँ पे Z को कैलकुलेट करके निकालने की ज़रूरत नहीं। क्लियर? 1/Z का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए या Z का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, बात बराबर है। क्लियर? अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो गया, यहाँ पे ये रेजोनेंस में आ गया। अगर हम 1/J कॉमन ले लें तो ये आपका 1/XL माइनस 1/XC हो गया। क्लियर? J का टर्म जहाँ भी आए ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी टर्म हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी टर्म है। क्लियर? तो हमें क्या करना होता है, केवल और केवल इमेजिनरी टर्म को 0 कर देना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करें, सिंपली चाहे आप Z का फंक्शन लो, 1/Z का फंक्शन लो, अगर आपने इमेजिनरी टर्म को 0 कर दिया तो Z की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या निकल के आएगा, R ही तो निकल के आएगा। क्लियर?
तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे 1/xl माइनस 1/xc इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये किस पे हो रहा है एट रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर, रेजोनेंस कंडीशन पे आपका 1/xl माइनस 1/xc इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हो गया 1/xl की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/xc के बराबर एट ओमेगा इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया ओमेगा आर। क्लियर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने एज्यूम कर लिया इसको। तो एक्सएल में क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्सएल की वैल्यू लिखूंगा मैं ओमेगा आर इंटू एल एंड एक्ससी की वैल्यू लिखूंगा मैं 1/ओमेगा आर सी। क्लियर, तो ये क्या है आपका जो रिजोनेंस का कंडीशन आपके सीरीज सर्किट में बन रहा था वही चीज निकल के आ गया एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। यानी ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। रूट एल की वैल्यू कितनी दी गई हमारी, एल की वैल्यू है हमारी देख लेते हैं 1.16 मिली हेनरी एंड सी इक्वल टू 0.4 माइक्रोफैरड। क्लियर, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हर यूनिट को हमें एसआई में चेंज कर लेना होता है। तो पहले ही हम यहाँ पे चेंज कर लें, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। क्लियर, और एल की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 10⁻³ हेनरी। क्लियर, वैल्यू पुट कर दे अब। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट और आंसर निकालते हैं। क्लियर, एल की वैल्यू 16 इंटू 10⁻³ एंड सी की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻6 फैरड। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁹। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 10⁻⁵। तो ये आपका आ जाएगा 1/, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/8 इंटू 10⁻⁵। दैट्स मीन 10⁻⁵/8। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में भी पूछा है और आपसे हर्ट्ज में भी पूछा है, तो हर्ट्ज में भी निकाल लेते हैं वैल्यू इसकी। हर्ट्ज में वैल्यू क्या होगी देखते हैं। ठीक है, हर्ट्ज के लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें क्या पता होता है ओमेगा आर इक्वल टू क्या होता है 2πfr। क्लियर, तो एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ओमेगा r/2π। वैल्यू पुट कर देते हैं 12.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 3.14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/99 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। तो हमने हर्ट्ज में भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द क्वालिटी फैक्टर यानी Q ऑफ द सर्किट एट रिजोनेंस। क्लियर, Q निकालना है। जनरली हम क्या करते हैं कि हमने सीरीज सर्किट पढ़ा हुआ है और सीधा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं Q इक्वल टू ओमेगा आर इंटू L/R, जो कि गलत। क्लियर, क्योंकि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि आपका करंट सेम होता है। करंट क्या होता है सीरीज में सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। क्लियर, जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ सर्किट की बात करूँ तो सर्किट क्या है आपका, ये आपका R, ये आपका I गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। क्लियर, और आपको क्वालिटी फैक्टर किसका निकालना होता है, या तो इंडक्टर का निकाल लीजिए या कैपेसिटर का निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर हमें क्वालिटी फैक्टर के ओरिजिनल जो डेरिवेशन की बात करें तो हमने क्या देखा था, एक तरह से क्वालिटी फैक्टर क्या आया था पावर कंज्यूम्ड बाय एलिमेंट, मतलब पावर स्टोर। जो आपका क्वालिटी फैक्टर निकालना में इंडक्टर या कैपेसिटर की वो कितना पावर स्टोर कर रहा है। क्लियर, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वोल्टेज क्या है V सब में सेम है, वहाँ पे करंट सेम था तो हमने I²XL लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका -jXC, ये आपका jXL। क्लियर, और ये आपका R। तो यहाँ पे क्या है वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर देखूंगा, या सॉरी पावर स्टोरेज इन इंडक्टर, तो वो क्या आएगा V²/XL आएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है। आप चाहो तो I²XL लिख सकते हो, बट ये I क्या होगा, ये IL होगा। आप इसको IL लिखोगे, आप इसको IC लिखोगे,
आप इसको आई आर लिखोगे, ऐसे करोगे। आई सी स्क्वायर इंटू एक्स सी आपको कैपेसिटर में स्टोरेज पावर को दिखाएगा, आई एल स्क्वायर एक्स एल आपको इंडक्टर में दिखाएगा। लेकिन हमें क्या पता है कि V की वैल्यू सबके अक्रॉस सेम है, तो V स्क्वायर बाई एक्स एल पावर हो गया आपका पावर स्टोर इन इंडक्टर, क्लियर, अपॉन हम किससे डिवाइड करते हैं, पावर कंज्यूम्ड एट रिजोनेंस कंडीशन। अगर मैं रिजोनेंस कंडीशन की बात करूं तो रिजोनेंस कंडीशन में क्या हो गया था, एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो गई थी, तो ये क्या हो गया था, ये आपका ओपन सर्किटेड हो गया था, क्लियर, ठीक है, क्योंकि एडमिटेंस की वैल्यू 0 और इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो गया था। तो एट रिजोनेंस अगर मैं सर्किट की बात करूं तो आपको सर्किट ये फील होता है, सिंपल एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, क्लियर, क्योंकि ये जो टैंक सर्किट बनता है इसकी वजह से जो इफेक्टिव इम्पीडेंस की वैल्यू आती है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी आती है, या एडमिटेंस कितना आता है 0, या जेड की वैल्यू क्या आती है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्लियर, अगर मैं टैंक सर्किट की बात करूं तो, क्लियर, क्योंकि अभी देखा था हमने ये क्या आया था 1/j इंटू 1/xl माइनस 1/xc, यही तो आया था ये, क्लियर, ये क्या था इसका एडमिटेंस था टैंक सर्किट का, क्लियर। तो जब टैंक सर्किट का एडमिटेंस 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है इम्पीडेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है ओपन सर्किट, आपका सर्किट क्या हो गया ओपन हो गया, ये प्योर रजिस्टिव नेटवर्क आ जाता है, यानी पावर फैक्टर यूनिटी हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, वोल्टेज कितना है V, तो एट रिजोनेंस जो पावर आपका कंज्यूम हो रहा है वो V स्क्वायर बाई R हो रहा है, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये क्या निकल के आया R अपॉन एक्सएल, क्लियर। जबकि आपका यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये रिजोनेंस पे हम कंडीशन पे कैलकुलेट करते हैं तो R बाई ओमेगा आर इंटू एल, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी ओमेगा आर इंटू एल, जबकि हम सीरीज सर्किट में क्या निकालते हैं ओमेगा आर इंटू एल बाई आर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे करंट सेम रहता है, तो हम आई स्क्वायर एक्सएल या आई स्क्वायर आर ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज सेम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, क्लियर, ठीक है। तो एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा आर इंटू एल, क्लियर, ओमेगा आर की वैल्यू हमारी कितनी लिखी थी 12.5 इंटू 10 पावर 3, और ये क्या था आपका 16 मिली हेनरी यानी 10 पावर माइनस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा वैल्यू निकल के आएगा 200 ओम, क्लियर, ठीक है। ये किस पे निकाला हमने एट रिजोनेंस कंडीशन। देन क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट क्या आ गया Q R बाई ओमेगा आर इंटू एल, क्लियर। तो ये आ गया आपका R की वैल्यू हमारी कितनी थी 400 ओम, क्लियर, R की वैल्यू कितनी दी गई है 400 ओम, आई थिंक देख लेते हैं एक बार, $500 ओम, सॉरी, R की वैल्यू आपकी 500 ओम है, क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, क्लियर। चलो 500 ओम अपॉन ओमेगा आर की वैल्यू 12.5 इंटू, सॉरी ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है ना 200 एक्सएल, ओमेगा आर इंटू एल ही तो निकाला हमने, ये कितना है हमारा 200, क्लियर। तो ये आ गया आपकी वैल्यू 2.5। तो क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या आया यूनिटी से ज़्यादा, आपको भी पता है कि क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होता है यूनिटी से ज़्यादा होता है, क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सीरीज सर्किट में आपका वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है क्वालिटी फैक्टर, बट पैरेलल सर्किट, ऐसे पैरेलल सर्किट में जहाँ पे आर एल और सी तीनों पैरेलल होंगे वहाँ पे करंट मैग्निफिकेशन हम देखते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं सीधे सीधे फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था सीरीज सर्किट में Q इक्वल टू 1/R√L/C, बट ये फॉर्मूला किसके लिए था फॉर सीरीज सर्किट, क्लियर। तो आप फॉर्मूला याद करिए, इसमें कोई वो नहीं है, बट आप ये मान के चल रहे हैं कि ये सबके लिए अप्लाई होगा, ये गलत है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पैरेलल सर्किट के लिए, एप्लीकेबल नहीं होगा। पैरेलल सर्किट के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आप देख सकते हो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। Q इक्वल टू क्या निकाला था हमने R बाई ओमेगा आर इंटू एल, यही निकाला था ना हमने R बाई ओमेगा आर इंटू एल। ओमेगा आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, R ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है 1/√LC इंटू एल, तो ये क्या आ गया R बाई √L/C, ये निकल के आया, क्लियर, ठीक है। यानी क्या हो गया ठीक इसका अपोजिट, जो आपके लिए सीरीज के लिए निकला, ठीक है, जो क्वालिटी फैक्टर सीरीज का था, क्लियर। अगर हम क्वालिटी फैक्टर पैरेलल सर्किट के लिए देखें, पैरेलल मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पैरेलल का मतलब हो गया
परफेक्ट पैरेलल आर एल और सी, ये क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज के इन्वर्सली हो गया। अगर आर एल और सी की वैल्यू सेम है, अगर आर एल सी सेम है तो उस केस में ये चीज़ होगा। तो हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है केवल और केवल अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट यही है कि वोल्टेज सेम होता है तो वी स्क्वायर बाई जेड करना हमें पावर कैलकुलेशन के लिए, चाहे वो रिएक्टिव पावर हो चाहे वो आपका पावर कंज्यूम हो एट रिजोनेंस। ये चीज़ ध्यान रखना है, सीरीज सर्किट है तो हमें आई स्क्वायर जेड यूज करना होता है, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना। क्लियर? तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि क्यू की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 था, ये हो गया हमारा पार्ट 1 हमने निकाल ही लिया था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर हर्ट्ज एंड पार्ट 1। क्लियर? अब पार्ट 3 की बात करते हैं। देखिए पार्ट 3 क्या पूछा है, यानी सी पार्ट, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट एट रिजोनेंस। अगेन आपको जब सर्किट एट रिजोनेंस पता है, क्लियर, ठीक है, सर्किट एट रिजोनेंस तो हमने देख ही लिया, क्योंकि टैंक सर्किट क्या हो जाता है, ओपन सर्किटेड, क्योंकि उसका एडमिटेंस 0 हो जाता है, यानी इंपेडेंस की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किटेड हो जाता है। तो रिजोनेंस कंडीशन में जो आपका सर्किट बनता है वो क्या बनता है, केवल और केवल प्योर रजिस्टिव। वैसे भी ये चीज़ बार बार डिस्कस हो चुका है कि एट रिजोनेंस आपका क्या होता है, प्योर रजिस्टिव नेटवर्क होता है। क्लियर? तो सर्किट आपका ये हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हम सीधे सीधे V इक्वल टू क्या अप्लाई कर सकते हैं, आई आर, क्योंकि I की वैल्यू मुझे पता है। I की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पे I दिया हुआ है आपको 3.6 मिली एम्पियर, एंगल 0। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो I की वैल्यू आपकी 3.6 मिली एम्पियर, एंगल 0 है। क्लियर? तो V ऑब्वियस ही बात है क्या हो जाएगा, फेजर वैल्यू अगर V का निकालें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर के बराबर। यहाँ पे I की वैल्यू पुट करते हैं 3.6 एंगल 0 इंटू आर की वैल्यू हमारी 500 ओम। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, मिली एम्पियर में। ठीक है, I की वैल्यू क्या है आपकी, मिली एम्पियर में है, तो यहाँ पे पावर 10⁻³ भी आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, I को एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। 3.6 एंगल 0 मिली एम्पियर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ एंगल 0 एम्पियर। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा 3.6 इंटू 0.5, यानी आ जाएगा आपका 1.8 एंगल 0 वोल्ट। क्लियर? तो हमें यहाँ पे वोल्टेज भी पता चल गया कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन में आप पूछा है कि एट रिजोनेंस कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन तो अब थोड़ा सा आसान होता हुआ हमें फील हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हमें क्या पता है, वोल्टेज अब पता चल गया है कि वोल्टेज की वैल्यू मेरी कितनी है। क्लियर? ये आपका रजिस्टर, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका इंडक्टर। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ध्यान से देखना मेरी बात। क्लियर? यहाँ पे आपका ये I है और ये करंट क्या है, IR, IC एंड IL। ठीक है, जैसे हमने देखा था सीरीज सर्किट में एट रिजोनेंस कंडीशन VL की वैल्यू क्या होती है, VC के बराबर। सेम यहाँ भी होगा, क्योंकि एट, अगर हम यहाँ पे देखें I की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल होगी आपकी IR प्लस IL प्लस IC के बराबर होगी, यही होना है। क्लियर? और IL और IC क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में होंगे। क्लियर है चीज़? IL और IC क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में होंगे, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ। क्लियर? यहाँ पे I को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V/R प्लस IL की वैल्यू क्या होगी, V/JXL प्लस V/-JXC। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, IL की जो वैल्यू है वो हो जा रही है आपकी V/JXL के बराबर। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा ये, V की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1.8 एंगल 0, 1.8 एंगल 0
अपॉन जे को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 90। एक्सएल की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 200 ओम, क्लियर, और ये एंगल 90, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.9 इंटू 10⁻², एंगल -90 डिग्री एम्पियर, या इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻³ एंगल -90 डिग्री एम्पियर। यानी आई एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, आई एल की वैल्यू आ गई आपकी, आई एल आ गया आपका 9 एंगल -90 डिग्री मिली एम्पियर। 10⁻³ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। मैंने क्या बोला कि एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू सेम है एट रिजोनेंस कंडीशन, एट रिजोनेंस एक्सएल इक्वल टू क्या है, एक्ससी के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सएल का मैग्नीट्यूड एक्ससी के बराबर है तो आईएल का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, आईसी के बराबर होगा। आईएल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आईसी के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट एंगल देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आईसी देखूँ तो आईसी की वैल्यू क्या है मेरी, V अपॉन -JXC, क्लियर। एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर यानी 200 ओम के बराबर यहाँ भी होगी। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.8 एंगल 0 अपॉन एक्ससी की वैल्यू 200, एंगल कितना आ गया, -90, माइनस जे का मतलब होता है एंगल 90, क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन 9 इंटू 10⁻³ लेकिन एंगल कितना आ गया, +90 डिग्री, यानी क्लियर, ये आ गया आपका 9 एंगल 90 डिग्री मिली एम्पियर, क्लियर। यानी दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में, तभी तो क्या कर रहे हैं ये, तभी तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिजोनेंस क्रिएट हो रहा है। आप फेजर के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने वोल्टेज को यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, वोल्टेज को क्यों रेफरेंस ले लिया, कि वोल्टेज सब में सेम है, क्लियर। अगर मैं आई आर की बात करूँ तो आई आर का फेज क्या आएगा, वी के सेम फेज में होगा, क्योंकि रजिस्टेंस है, तो रजिस्टेंस में करंट क्या होता है, वोल्टेज के सेम फेज में होता है। लेकिन अगर मैं यही इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर में जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है। ये मेरा आई एल हो गया, ये मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन से भी दिख रहा होगा, 9 एंगल -90 मिली एम्पियर। और आपका जो आई सी होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाएगा। तो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट फेज में, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और आपको जो इक्विवेलेंट करंट मिलता है आई, वो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, आई आर के बराबर हो जाती है, यानी प्योर रजिस्टिव नेचर हो जाता है सर्किट का, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। मेन क्या था यहाँ पे लॉजिक, क्वालिटी फैक्टर निकालते समय ये नहीं करना है कि आप एक फॉर्मूला रट लिए 1/r√L/C वही आप यूज कर लेंगे, दिस इज रॉन्ग, क्लियर। ये केवल और केवल पैरेलल सर्किट के लिए नहीं है, सीरीज सर्किट के लिए आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो करंट मैग्निफिकेशन का लॉजिक है, या फिर पावर, आपका जो इंडक्टर है वो कितना पावर स्टोर कर रहा है एट रिजोनेंस, और उसको हम डिवाइड करते हैं पावर कंज्यूम्ड एट रिजोनेंस से, क्लियर। वो V²/R के बराबर तक प्योर रजिस्टिव नेचर हो जाता है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है क्वालिटी फैक्टर, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और ये पैरेलल RLC सर्किट क्या होता है, परफेक्ट पैरेलल, क्लियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।